GTV में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और यूँ तो जुडिशरी के दरमियान एक अरसे से तकसीम और एक महाजराई की इस्टेब्लिशमेंट से सिलसिला जारी था, महीनों नहीं बरसों से। और फिर इस तरह भी जुडिशरी तकसीम हुई कि पेशावर हाई कोर्ट एक फ़ैसला देता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस फैसले को रद्द कर देता है या कबूल कर लेता है, फिर वो फैसला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। लेकिन ख़ास तौर पर आज एक बड़ी ख़बर और जो एलामिया सामने आया वो सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों का था। जी हाँ, 6 जजों ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जिसके चीफ जस्टिस काजी हैं, उन्होंने एक ख़त के ज़रिए कहा कि जनाब हम शदीद दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने रियासती जबर का जिक्र किया। उन्होंने कहा इदारे जो हैं, हमारे कैमरे लगे हुए हैं हमारे ड्राइंग रूमों में, हत्ता के बेडरूमों में। ये इतनी संगीन नौइयत के इल्ज़ामात थे जिन्हें गैर मामूली कहा जाएगा। और अंग्रेज़ी अखबार डॉन ने सफ़े अव्वल पर इस खबर को इंतहाई तफसील से दिया है। बाकी अखबारों में भी कहीं बैक पेज में और कहीं नहीं आई हो, लेकिन बहरहाल अंग्रेज़ी अखबार डॉन का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि इसमें इंतहाई इतना तफसील से जिक्र है कि किस तरह 6 जिन्होंने, जिसमें डॉक्टर जो शामिल थे वो बड़े सीनियर और सीजनड जज थे, प्रोसेस से होकर गुजरे थे, उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा। और फिर चीफ जस्टिस ने इसकी अहमियत को देखते हुए कि 6 जज मिलकर जो हैं एक ख़त लिख रहे हैं जुडिशल काउंसिल को कि रियासती इदारे, रियासती एजेंसियां, और ये इस बैकग्राउंड में थी जिसमें जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो थे उनके बारे में ये फ़ैसला आया, जो उन्होंने एक तकरीर की थी। और जस्टिस शौकत सिद्दीकी को चीफ जस्टिस ने उनको उनके हक़ में फ़ैसला दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि क्योंकि उनका रिटायरमेंट हो चुका है, इस रिटायरमेंट का वक्त आ गया है, इसलिए इनको तमाम वाजिबात अदा किए जाएँ। हमारे साथ कंबर जैदी मौजूद हैं। कंबर जी, आज ख़त जो था वो भी बहुत गैर मामूली था जो 6 जनों ने लिखा। गालिबन मेरे ख्याल है कि इस तरह का ख़त पहले शायद मेरी याददाश्त में हो, आप मुझे ताज़ा कर दिएगा। और उससे भी ज़्यादा अहम बात ये कि चीफ जस्टिस साहब ने, ये जबकि रमज़ान था यानी आमतौर पर ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं होती, तलब भी कर लिया। तो ये जो 6 जजेस थे, ये इनमें मुख्तलिफ आरा के लोग थे जो कह रहे हैं हम पे दबाव है, या आप इसको सॉरी टू से, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हमारी जुडिशरी भी तकसीम हो गई है सियासी बुनियाद पर, या आप समझते हैं कि 6 जजेस इससे मुबर्रा होकर अपना जो पसमंज़र रखते हैं उस वजह से इन्होंने दबाव के तहत जो उन पर हो रहा था उस पर यह ख़त लिखना पड़ा उन्हें? कंबर देखिए मुजाहिद साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस टाइम 8 जजेस काम कर रहे हैं, जिसमें से 6 जजेस ने ये लिखा है। तो हम ख्याल ग्रुप का वहाँ पे तस्वर नहीं पैदा होता, क्योंकि ये तमाम इंडिपेंडेंट जजेस हैं और ये वो जजेस हैं जो अपनी राय रखते हैं। गुज़िश्ता दिनों में इन जजेस के जानिब से ऐसे रिमार्क आए, मुख्तलिफ केसेस में रिपोर्ट हुए। बलोच तलबा केस जिसमें शामिल है, जिसमें इमरान खान साहब का साइफर केस शामिल है, जिसमें जजों ने अपनी बेबसी का इजहार किया और कहा कि हम तो यहाँ पे बैठ के महज कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। फिर हमने ये देखा कि अनप्रेसिडेंटेड ऐसा जुडिशरी की तारीख में नहीं हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जो है वो अदलिया को लिखें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि उनके साथ मुदाखलत हो रही है और इसमें मुल्क की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इन्वॉल्व हैं। इस मामले पर आज एक और अनप्रेसिडेंटेड चीज आमतौर पर देखते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ उस मामले को रेफर किया गया था, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस पर तमाम जजों का इजलास बुला लिया और ये जजेस कमेटी रूम में इजलास हुआ। 2 घंटे 12 मिनट ये इजलास जारी रहा और इस इजलास में हर जज ने इन 6 जजेस की जो खत थे उस पर अपनी राय दी है। इसका ताहाल इलामिया जारी नहीं किया गया, लेकिन ये एक गैर मामूली नोयत की डेवलपमेंट है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जहां शिकवा करते नजर आते हैं कि उनके साथ जो है मेरिट पर चीजें नहीं हो रही और ये चीजें उनसे आगाह कर दी गई थी चीफ जस्टिस को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उन्होंने कहा था कि उन्होंने डीजीसी से बात की है, लेकिन इस मामले पर भी कुछ नहीं हुआ। तो ये बज़ाहिर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपनी कंप्लेन लेके जाना चाहते थे
थे। जजेस के हवाले से फोरम वही है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तमाम जजेस का इजलास बुला के जुडिशल काउंसिल का जो इजलास है इसमें अभी ये तय करना है कि ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा या फिर इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 184(3) जो कि सुमोटो का इख्तियार है उसके तहत ये डील करेगी। तो अब से कुछ देर बाद लेकिन एक बात है, मेरे ख्याल में जब इतनी करेज का मुजाहरा किया है इन लोगों ने कंबर, और उन्होंने ये भी लिखा है कि रिकॉर्डिंग उनकी उनके ड्राइंग रूमों में और शायद गालिबन बेडरूम को भी दिख रहा है, जो मैं अंग्रेजी अखबार डॉन को देख रहा था, जो ये सलामिया को देख रहा था, ये तक लिखा है। तो उनको ये भी गालिबन इल्म होगा कि वो अफराद कौन होंगे, वो यही जानना चाह रहे हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई मोहम्मद दाऊद नामी किसी मौसूफ ने ये लिखा कि ये जज थे दरअसल पीटीआई के हामी थे, उन्होंने ये लिखा। मेरे ख्याल में उस दरख्वास्त पर भी गौर किया गया, मोहम्मद दाऊद नामी। जी मुजाहिद साहब, ये दाऊद साहब वही है जिन्होंने मुजाहिर नकवी के खिलाफ भी दरख्वास्त दी थी फिर और अपना केस भी जीता। इनकी जानिब से आज एक और दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इन जजों ने जो है वो इन जजों के हवाले से भी पूछताछ होनी चाहिए, इनसे भी बयानात लेने जाने चाहिए। और आज एक सेनेटर की जानिब से ये बयान जारी हुआ है इरफान सिद्दीकी साहब से कि इन्होंने पीटीआई के बयानिए को शो किया है और पीटीआई के जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के एहतसाब का फोरम नहीं है, वो तो जजेस के एहतसाब का फोरम है। तो आज जो दरख्वास्त दायर हुई है इसमें बेसिकली इस्तदा ये की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को 184(3) के अंदर सुने और उन 6 जजेस की जानिब से जो इल्जामात लगाए हैं इन पर इंक्वायरी हो, इन पर तहकीकात कराई जाए ताकि पता लग सके कि सच क्या है। तो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो भी दरखास्त तो आई होगी, तो उसके हवाले लेकिन अपने कंबर, लेकिन आपको भी इल्म है कोई, यानी इवन पुलिस की हद तक भी होता होगा, शायद निचले लेवल पे नहीं कहता, लेकिन एसपी या डीएसपी लेवल पर इसी तरह जजों के खिलाफ जो अगर वो कहते हैं कि उनके बग हो रहे थे या उन पर प्रेशर डाल रहा होता, तो ये तो नहीं होता कि निचली सतह पे कोई खुद ब खुद करता हो। इसके मायने इसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान है, वो का जो आईएसआई है वो तो एक सिविलियन एजेंसी है, आईबी एक सिविलियन एजेंसी है, तो ये तो इनके मातहत आता है ना। अगर फौजी डिक्टेटरशिप होती तो हम कह देते कि फौज जिम्मेदार है, इसके जिम्मेदार, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठी है, प्राइम मिनिस्टर बैठा है, वजीर दाखिला बैठा है, उनका इन्वॉल्वमेंट होगा ना। देखें मुजाहिद साहब, जो बातें की गई हैं खत में वो तो दोनों तरफ की जानिब इल्जामात रह गए। उन्होंने पहले जो कहा गया है कि एग्जेक्टिव के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का केस इसमें जिस तरह से इन्फ्लुएंस किया एजेंसी की जानिब से, अब उनकी जानिब से फिर बाद में उसी रेफरेंस बना के, क्योंकि शौकत अजीज सिद्दीकी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर ये लिखा था कि इस तमाम मामले की जो कार्रवाई थी वो हुई नहीं, जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने इल्जामात लगाए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस कार्रवाई करने का हुक्म भी नहीं किया और कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने गलत शौकत अजीज सिद्दीकी को जो है बरतरफ किया था। लेकिन अब जो है ये 6 जजेस का मामला जुडिशल काउंसिल में आ गया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास मुकम्मल इख्तियार हासिल है आर्टिकल 187 जिसको कंप्लीट जस्टिस कहते हैं, और उस कंप्लीट जस्टिस के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) के अंडर भी इस केस को सुन सकती है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। क्या ये हो सकता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि अभी एक केस के सिलसिले में गालिबन साबिका आईएसआई चीफ जनरल फैज़ हमीद को तलब किया गया था और वो शायद नहीं आए, उनके भाई को भी तलब किया गया था। तो क्या अब इसका यानी यही दो ही सूरत हो सकती है, यानी कोई केस बाकायदा, अब इसकी प्रोसीडिंग तो नहीं चलेगी जिस तरीके से लाइव हमारे जैसे कायद फायदे सब चलाया करते थे भुट्टो केस के या दीगर हसास केसेस में। इसमें यही होगा कि उन्हें जो भारत, मैंने आपने कहा कि ये 8 में से 6 जजेस लिख रहे हैं, इसके मायने ये कोई तकसीम नहीं बल्कि मेजॉरिटी जजेस का ये लिखना, तो हम उसको सिर्फ तहरीक इंसाफ के खाते में नहीं डाल सकते। तो 2 ऑप्शन आप बता रहे थे कि कार्रवाई यही होगी, उसको नोटिस लेकर क्या इन इदारों के सरबराहों को कहा जाएगा और कोई हरज नहीं है कि उनसे पूछा जाए। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा था क्योंकि जो आईएसआई है, जहाँ तक मेरा इल्म है, वो तो सिविलियन गवर्नमेंट के तहत आती है ना, एमआई जो है वो फौज के जवाबदेह है, आईबी के तहत है। उन्होंने अगर आईएसआई का भी जिक्र किया है तो आप समझते हैं कि एक पावरफुल गवर्नमेंट है, 2/3 अक्सरियत से शरीफ हुकूमत बैठी है, मोहसिन नकवी साहब भी बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी हैं, उनके भी ये इल्म में होगा
और अगर उन्होंने ये किया होगा तो पंजाब में तो जो कुछ करते रहे वो आपके सामने ही है कि वो तो कानून और इदारों से बालातर होकर करते रहे हैं ना वज़ीर दाखिला साहब। तो इसको हम ये क्यों ना समझें कि इसमें सिर्फ आसान जी मुजाहिद साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास बुलाने का इख्तियार भी अगर 184 में वो केस लेती है तो उनके पास किसी को भी समन करने का इख्तियार है, उससे तहकीकात, उससे पूछताछ करने के हवाले से। और जहां तक बात रही कि मोहसिन नकवी का ताल्लुक है या फिर जहां पे एग्जेक्टिव का ताल्लुक है, तो वो बिल्कुल ताल्लुक स्टैब्लिश नहीं होता है, क्योंकि जजेस की जानिब से बाकायदा तौर पर ये इल्जाम तराशी की गई है कि एग्जेक्टिव जो है यानी इंतजामिया इस तमाम अमूर में इन्वॉल्व है और वो इनको इस तमाम चीजों के सदे बात भी नहीं करी। उन्होंने कहा कि हमने अपने चीफ जस्टिस को यानी जस्टिस आमिर फारूक को ये शिकायत पहुंचाई और उनसे कहा कि ये तमाम चीजें नहीं होनी चाहिए, इतने संगीन इल्जाम हैं, आप इनको के हवाले से। मैं आखिर में आपसे सिर्फ इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बाद वक्त गैर ज़रूरी तौर पर हम अपनी जो बहरहाल फौज से मुंसलिक जो एजेंसी है उस पर या उन पर बड़े आसानी से इल्ज़ाम धर देते हैं, हालांकि उनके नाम को भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये तो ISI और PM और वजारत दाखिला के तहत आती है और कुछ और इस तरह का मादी में आया भी है कि ये लोग इस्तेमाल करते रहे हैं। और अभी इस हुकूमत को आए हुए जुमा गालिबन 8 दिन हुए, तो हम ये समझें कि ये आते ही समझते हैं कि जुडिशरी एक आज़ाद इदारा है, ख़ासतौर पर पेशावर हाई कोर्ट, तो इन पर दबाव डाला जाए इस तरीके से और उनको हम बिल्कुल नजरअंदाज तो नहीं कर सकते उनके किरदार को, क्योंकि उनकी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन भी अभी तक नहीं आई है, कोई 24 घंटे गुजर गए हैं। बिल्कुल मुजाहिद साहब, इस हवाले से मैं आपको एक और डेवलपमेंट, आज जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से मेरी बात हुई, अटॉर्नी जनरल ने आज मीटिंग की थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, तो उस हवाले से आज ये तकरीबन मीटिंग के बाद जब अटॉर्नी जनरल से मेरा राब्ता हुआ और मैंने बात करने की कोशिश की तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये काफी सीरियस मैटर है और हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से इल्जाम हैं, तो हम इस पर भरपूर जवाब भी देंगे और अदलिया के इदारे का तो एक अलग से रिस्पॉन्स जो भी आना है वो उन पर डिपेंडेंट है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आपने ये कहा कि जिस तरह से कहा कि सिक्योरिटी एजेंसीज अंडर द गवर्नमेंट आती हैं, अंडर द फेडरल गवर्नमेंट आती हैं और तो बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट का ये जवाब देना बनता है। कंबर जैदी, आप कोई आप स्पेसिफिक कह सकते हैं, मसलन अगर उन्होंने फैसला महफूज किया है और एलामिया आया है तो गालिबन हमारे यहाँ तो इस वक्त कोई आधे घंटे का शायद फ़र्क भी है, अब गालिबन 45 मिनट गुजर चुके हैं, 50 मिनट इस्लामाबाद में गालिबन रजिस्ट्रार हजरात या जो तैयार करते हैं वो रोज़ा इफ्तार कर चुके होंगे, तो हम ये एक्सपेक्ट करें, आपका माशाल्लाह बड़ा आप सीजन कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और कवर करते रहें, 1 घंटे में, आधे घंटे में या किसी भी लम्हे ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ सकती है? जी मुजाहिद साहब, ये उम्मीद यही की जा रही है कि ये अगले 1 घंटे में ये ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगी जिसमें सब ये तय हो जाएगा कि क्या इसमें फैसला किया है, क्या इस केस को वो देख रही है अदलिया, क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये मामला भेजेगी या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) के तहत खुद इस मामले की समाअत करेगा, तो ये क्लियर हो जाएगा। शुक्रिया कंबर जैदी। जैसे कि कंबर जैदी बता रहे थे, मामूली तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने जो कल ख़त लिखा जो मुल्क के तमाम अखबारों में आया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और स्क्रीनों पर भी आया, जिसमें उन्होंने कहा कि रियासती इदारे उनके मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, उसका फौरी तौर पर नोटिस लिया गया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज ही यानी 4 साढ़े 4 बजे इजलास तलब किया और फैसला महफूज कर लिया है जो किसी भी वक्त आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का मामला है, हमें चीन में जो कुछ हुआ है, चीनियों के साथ जो शांगला में हुआ है, बहुत बड़ा वाक़या, बहुत बड़ा सानिया है, ज़रा उस पर गुफ्तगू करेंगे और हाँ अगर हुआ तो ब्रेकिंग न्यूज़ भी इस दौरान पे आ सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी मुजाहिद वली आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता है। और जो वाक़या और सानिया शांगला में हुआ, यानी चीनी इंजीनियरों को दहशतगर्दों ने जिस तरह, मैं तो उनकी हलाकत नहीं शहादत ही कहूँगा कि वो एक बहुत बड़ा इस्लामाबाद और ख़ास तौर पर सिपैक और सिक्योरिटी इदारों के लिए चैलेंज है। साल भर पहले ऐसे ही वाक़या और सानिया हुआ था जब चीनियों पर दासो डैम ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा काम हो रहा है, वहाँ पर
इसी तरह हमला किया गया था। इस्लामाबाद से शांगला का कोई गालिबन 1001 किलोमीटर का फासला होगा। इस पूरे दौरान उनको प्रॉपर सिक्योरिटी थी भी होगी। खुद का हमलावर हो तो उसको रोकना मुश्किल होता है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में लगता यह है कि मुकामी इंटेलिजेंस शायद बेखबर हो। बहरहाल बहुत सारे सवाल थे कि मैंने सोचा कि पेशावर के सीनियर जर्नलिस्ट अरशद अजीज़ मलिक को ज़हमत दूँ। शुक्रिया मलिक साहब, आपने वक्त निकाला। मलिक साहब, ये जो इससे पहले भी वाक़या हो चुका है और अब ये जो हुआ है ख़ुदकश हमला, और हम तो जब पेशावर जाते हैं तो 4 जगह रोका जाता है, कोहाट भी, तो ये इस्लामाबाद से शांगला तक कोई गालिबन 1000 किलोमीटर का फासला होगा। सिक्योरिटी आगे पीछे, लेकिन डायरेक्ट जाके उन्होंने टकराया। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मुबहम हैं। आप किस तरह देखते हैं इसको? बहुत शुक्रिया वजीर साहब। असल में सूरत हाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो बढ़ रहे हैं काफ़ी। हमारे जो साउथ के इलाके हैं, डीए खान देख लें, टांग देख लें, बनू देख लें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाक़यात हुए। लेकिन ये जो इलाका है कोहिस्तान का, शांगला का, बेशाम का एरिया, ये चाइनीज़ के साथ पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी अगर आपको याद हो तो 1 साल पहले भी एक वाक़या हुआ था, उसके अंदर भी चाइनीज़ इस तरह हलाक हुए थे। वो भी एक सुसाइडर था और वो मोटरसाइकिल पे था और इनकी गाड़ी के करीब आया और इस तरह वो ब्लास्ट हुआ। इस मरतबा भी ये गाड़ी इस्लामाबाद से आ रही थी। आप देख लें कि उन्होंने इसकी सर्वेलेंस पहले से की हुई थी कि गाड़ी कहाँ से चली है, कब ये पहुंचेगी, किस जगह पे आके इसको हमने अटैक करना है। मैं समझता हूं कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं उनको मजीद थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी कि इस किस्म के वाक़यात को रोका जा सके। अब अगर चाइनीज़ का एक कॉन्वॉय वहाँ से आता है तो यकीनन उसके आगे पीछे गाड़ियाँ होनी चाहिए थी, उसकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त होना चाहिए था। और उस रूट को अगर ये नॉर्मल प्रोटोकॉल आप देख लें तो जब इस किस्म की मूवमेंट होती है तो शहरों के अंदर भी आप देख लें तो ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। अगर चाइनीज़ इसी तरह जा रहे थे और इसी प्रोजेक्ट के लिए जा रहे थे तो मेरा ख्याल में अगर ये सिक्योरिटी को बेहतर कर लेते तो कोई इसमें मुज़ायका नहीं था। दूसरा ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक सीपैक के हवाले से अपनी एक फोर्स बनाई हुई है जिसका काम ये है कि वो इस पूरे एरिए में इनके घरों पे, इनके जहाँ पे इनके काम चल रहे हैं वहाँ पे सिक्योरिटी पे तैनात हैं। अब ये दूसरा वाक़या है जो कि इस मूवमेंट के दौरान हुआ है, यानी इनके घर पे किसी ने या किसी प्रोजेक्ट पे हमला नहीं हुआ। इसका मतलब ये हो रहा कि ये रेकी करते हैं और रेकी इतनी ज़बरदस्त रेकी होती है कि इनको पता होता है कि इसी गाड़ी में लोग आ रहे हैं और यहाँ से गुजरेंगे और टाइम भी इनको पता होता है। तो मेरा ख्याल में कि ये बड़ी एक नाहिली है। हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि किस तरह ये चीज़ें सारी आउट होती हैं और आप प्लान चेंज करके चलना चाहिए। मुझे नहीं समझ आती कि पिछली मरतबा जो वाक़या हुआ था, आपको पता है कि वो दासू डैम पे काम बंद हो गया था। 2-2.5 माह काम बंद रहा, बड़ी मुश्किल से चाइनीज़ फिर माने, उन्होंने दोबारा काम शुरू किया और काफ़ी ज़्यादा उस पर नुकसान, आपको फाइनेंशियली भी नुकसान होता है क्योंकि काम रुक जाता है, प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। तो फिर उसी प्रोजेक्ट के लोग हैं, वहीं पर ये वाक़या होता है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आती कि चाइनीज़ अगर आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो फिर किस वजह से आप उनको बुलाते हैं यहाँ पे, फिर इस्लामाबाद से इतना। अरशद भाई, लेकिन अरशद भाई, ये जो इसमें एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि सिक्योरिटी, यानी ये जो पूरा जो इलाका है यकीनन बड़ा आइसोलेटेड है, लेकिन जब तक मुकामी इदारे, मुकामी एजेंसियाँ और ख़ासतौर पर पुलिस सिक्योरिटी इदारे, ख़ास तौर पर फ़ौज तो मुख्तलिफ इलाकों से आती है, वो इतनी जानी उस इलाकों को जानती नहीं है। इसमें यह भी लगता है कि इसमें कुछ इनकॉम्पिटेंसी कहना नहीं चाहिए, इन्होंने बड़ी शहादतें दी हैं, लेकिन मुकामी इन्हें कहीं पनाह ज़रूर मिली होगी, फैसिलेट ज़रूर किया गया होगा। ये नहीं हुआ होगा कि वो उस रास्ते से, आमतौर पर जैसे तोरखम के रास्ते से या मंदिर उस एरिया से आ जाते थे। ये तो लगता ही है कि जैसे कि आप कह रहे थे कि बड़ी ज़बरदस्त रेकी होगी, उसमें ये भी शामिल होगा कि वो लोग कहीं करीब पनाह लिए हुए होंगे। अरशद अजीज़ मलिक।
बर्ली साहब, जैसे मैंने कहा और मैं दोबारा भी कहता हूं कि ये मैं सिक्योरिटी इदारों की बात कर रहा हूं, मैं पुलिस की बात नहीं कर रहा। पुलिस का काम ये है कि आप चौकी पे खड़े हैं, एक गाड़ी आई, कोई अगर बंदा आया उसको आपने फिजिकली चेक कर लिया। मुमकिन नहीं है कि किसी रोड पे आप खड़े हो जाए, आप पेशावर में खड़े हो जाए और हजारों गाड़ियां गुजर रही हैं, किसी एक गाड़ी में अगर बारूद है या कोई खुदकुश बैठा है तो आप उसको ट्रेस आउट करके निकाल लेंगे। मुमकिन नहीं है ऐसा टेक्नोलॉजी के बगैर। अब यहाँ पे जब सिक्योरिटी इदारों की बात होती है तो बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलेवर है कि आपको ये पता नहीं चला कि ये वाकया होना है, आपको उस वाकये से पहले इसको रोकना था, आपको पता होना चाहिए था कि आपका ये कानवाय आना है, आपके चाइनीज़ ने जाना है इस रूट से, उस रूट को सिक्योर करना, ये तमाम चीज़ें मेरा ख्याल में इंटेलिजेंस, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। हमारे जो खुफिया इदारे हैं, मैं इसीलिए कहा कि उनको मुतहरिक होना पड़ेगा, उनको फ़ाल होना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें ना, खुदकुश हमलावर अगर आ जाता है, आपके गेट पे पहुंच जाता है, वो तो आके ब्लास्ट कर देगा। उसको रोकना तो उधर ही है जब वो वहाँ बना रहा हो, जब वहाँ पे वो रेकी कर रहा हो और कई दिनों से वो इसको देख रहा होगा। मैं मलिक साहब, मैंने आपसे हुई थी कि इसमें अहम बात यह है कि अभी गालिबन सिक्योरिटी इदारों और एजेंसी में, क्योंकि ये ज़्यादा दहशतगर्दी की लहर बलूचिस्तान और केपी में आई हुई है। बलूचिस्तान में अगर दो वाक़े देखें तो इसमें तो ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी के अंदर तक वो तकरीबन चले गए थे, दरवाज़ों से तीन जानिब से गए थे। इसलिए तुर्बत में जो मुल्क का सबसे बड़ा जो हमारा एयर बेस था, वहाँ जाके इन्होंने हमला किया और कई घंटे तक किया। तो इन दो बड़े वाक़े को सामने रखे हुए, ख़ासतौर पर दासू जहाँ चीनी जा रहे हैं, तो ये तो सॉरी टू से आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि शक यानी इंतज़ार किया जा रहा था या मेरे ख्याल में तो इन दो वाक़े के बाद और ज़्यादा इन तमाम हसास जगहों पे जैसे दासू है और उसके जो अतराफ़ के इलाके हैं या जो रूट जाता है, ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत थी ना। रवि साहब, असल बात यह है ना कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका एनवायरनमेंट क्या है। आपका एनवायरनमेंट ऐसा है कि आपको ये पता है कि तहरीक तालिबान आप पे हमला कर सकती है, अलकायदा आपको एक थ्रेट है आपके लिए, दाइश यहाँ पे मौजूद है। तो जब आपको पता है कि आपके दुश्मन कौन हैं और सीपैक एक ऐसा मंसूबा है जो इसके खिलाफ, आपको पता ही है, इंडिया भी इसके खिलाफ है, बाज़ और ममालिक भी इसके खिलाफ हैं, तो आपको इसकी सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आपको चाहिए ये था कि इसको फुल प्रूफ सिक्योरिटी बनाए इसको। और अगर इसी तरह हमले होते हैं तो आपको पता है सीपैक, तो अब चाइनीज अगर नहीं आते और वो काम नहीं करते तो कितना बड़ा आपको लॉस होगा। ये तो काम रुक जाते हैं, इसी वजह से मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी आपके मुल्क में। आज मैं कल सुन रहा था प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी और लोग यहाँ पे सरमाया लेके आएंगे, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगेंगी। आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है पाकिस्तान में, जो चाइनीज ने पैसे लाए उनसे सड़कें बन गई, सब कुछ हो गया। अभी अगला मरहला जो है वो आ रहा है यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाने का, यानी हमारे जो रशकई इकनॉमिक जोन है या दूसरे दराबन में बन रहा है, उसके अंदर उन्होंने अपने कारखाने लगाने हैं। चाइनीज की एक बड़ी तादाद जो है वो अपना पैसा लेके यहाँ पे आएगी, प्राइवेट सेक्टर भी उनका और हुकूमत भी। तो अगर सिक्योरिटी की ये हालत होगी कि आप एक सिपैक, आपने एक पुलिस की एक बना दी है, लेकिन उनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो फिर किस तरह उनको आप सिक्योरिटी देंगे? कल को अगर चाइनीज 2-4 हज़ार आ जाते हैं सीपैक के अंदर कि भाई हम लोग यहाँ सनतें लगाने आ रहे हैं, आपने कहा था इन्वेस्टमेंट करें, हम इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, और अगर इस तरह के वाकयात होंगे तो मुझे बताएं कौन अपने भाई को या अपने बेटे को पाकिस्तान भेजेगा कि आप जाके वहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं और पैसा भी लेके जाएं और वहाँ बैठ जाएं आप जाके। तो मेरे ख्याल में कि ये मुकम्मल ओवरहालिंग की ज़रूरत है। आज जो इजलास हुआ है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उसके अंदर सिक्योरिटी के इदारे भी थे, हमारे आईजी भी थे, उसमें केपी के वो भी मौजूद थे। तो मेरे ख्याल में जो जो डिमांड्स हैं इनकी या जो जो एक सिस्टम इन्होंने बनाना है उसको बना दें ताकि ये मसला हल हो सके। और अगर किसी का ये ख्याल है कि ये वाकया आखिरी वाकया है, तो ऐसा नहीं है, ये वाकयात होते रहेंगे, इनको रोकने की जरूरत है। और लेकिन मलिक साहब एक ये वाली बात भी तो है, मलिक साहब एक बदकिस्मती से एक सूरत ये है कि केपी और इस्लामाबाद में, ख़ासतौर पेशावर इस्लामाबाद में एक महादराई की, शदीद महादराई की फ़िज़ा है। आईजी आप ये देखिए कि वो अपनी पसंद का चाहते हैं पेशावर वाले, ये अपना चीफ सेक्रेटरी वहाँ इस्लामाबाद लगवाना चाहते हैं, आईजी लगवाना चाहते हैं। तो यानी इन तमाम चीफ सेक्रेटरी को, आईजी केपी को तो इससे अलग करके नहीं दे सकता।
क्योंकि बहरहाल इनका बड़ा अहम रोल होता है सिक्योरिटी इदारों को गाइड करने में, उनको इंटेलिजेंस देने में। तो ये महादराई भी अगर इसी तरह जारी रही तो खुदा ना करे इस तरह के वाक़यात तो और होंगे। आप अपनी लड़ाई में मसरूफ़ हैं और दुश्मन को इल्म है कि उसे कहाँ निशाना बनाना है। आपकी बात किसी हद तक तो दुरुस्त है कि देखिए ना, अगर सियासी अदम इस्तेकाम होगा तो ज़ाहिर है दहशतगर्दों को भी मौका मिलता है, माशी अदम इस्तेकाम भी हो जाएगा। तो अगर हम सिर्फ सियासी बयानबाजी पर देख लें तो वो मेरे ख्याल में कि इस एंगल में अगर हम ना लें तो बेहतर है। अली अमीन साहब बाहर कुछ कहते हैं, अंदर जाके कोई और बात करते हैं। जहाँ तक सिक्योरिटी के इदारे हैं वो सारे वन पेज पे हैं, उनको पता है अगर पुलिस है या हमारे स्पेशल ब्रांच है, फिर यहाँ पे FIA वाले हैं या पुलिस की एजेंसियाँ हैं या उसके बाद हमारी ISI है, MI है, दीगर इदारे हैं, सारे इदारे वो सब के सब एक पेज पे हैं। उनको पता है कि यार क्या हो रहा है यहाँ पे और किस तरह हमने इसको रोकना है। लेकिन आपकी बात इस हद तक तो मैं मानूंगा, दुरुस्त मानूंगा कि सियासी क़यादत को इसकी मतलब ओनरशिप लेनी पड़ेगी। आप कैसे ओनरशिप आप नहीं लेंगे? आप ओनरशिप लेंगे कि मेरा सूबा है, मेरा मुल्क है, हम इदारों के साथ हैं, इदारे हमें बताएं कि क्या किया जाए, कहाँ पे उनको फंडिंग की ज़रूरत है, कहाँ पे उन्हें इक्विपमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे उनकी मदद की जाए। तो मेरे ख्याल में कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत दोनों को अपने सियासी इख्तलाफात छोड़कर सिक्योरिटी के हवाले से, इकोनॉमिक के हवाले से एक पेज पे आना पड़ेगा और मिल बैठ के इस मसले को हल करना पड़ेगा। वरना मतलब ये लोग आते रहेंगे और इसी तरह ये हमले होते रहेंगे और बेगुनाह शहीद होते रहेंगे, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद होते हैं। शुक्रिया मलिक साहब, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पूरे पस मंज़र के साथ ये जो वाक़या सानिया हुआ है उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। ज़रा ब्रेक के बाद आएंगे तो ज़रा देखेंगे कि PIA की निचकारी ठहर गई है, कल गई या परसों, लेकिन ये तो बहुत दिनों सुन रहे हैं। बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान की सबसे कदीम और सबसे बड़ी पहचान यानी PIA जो 60 की दहाई तक बल्कि 70 तक भी जो है ये जो हमारे बड़े बड़े जो एमिरेट और कतर और पता नहीं किन किन एयरलाइनों को फैसिलिटेट करती रही, बल्कि उनके पैरों पर खड़ा करती रही। एक दिन में दो नहीं बल्कि हर सिविलियन फौजी हुकूमतों की मदाखलत और अपॉइंटमेंट के सबब आज उसका भट्टा बैठ चुका है। पता नहीं कितने का फ्लीट रह चुका है, कोई 749 बिलियन, जी हाँ 749 बिलियन अरब रुपए की जो मकरूज है और तकरीबन 700 अरब के करीब लॉसेस हो रहे हैं। और कहते हैं जी निचकारी का बड़े अरसे से सुन रहे हैं, पॉलिटिकल इशू ये बन गया है, पीपल्स पार्टी चाहती नहीं है, लेकिन फाइनली गवर्नमेंट ने आते ही सबसे बड़ा जो फैसला किया है उसके लिए कमेटी बना दी गई है जो निचकारी के अमल का आगाज़ करने जा रही है। हमारे साथ बहरहाल एक अहम बात है कि इससे वाबस्ता 20, 25, 30 साल से लोग जो हज़ारों की तादाद में हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा, उनको क्यों एतमाद में लिया गया। हालांकि ये जो यूनियन है पीपल्स यूनियन एक CBM यानी नुमाइंदा तंजीम है, उनके प्रेसिडेंट हिदायतुल्लाह मेरे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया हिदायतुल्लाह, ये बताइए कि अब तक के PIA की निचकारी ठहर गई है, लेकिन इसमें यहाँ ये ठीक है कि अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन जो मुलाजमीन भी बहरहाल जो वाबस्तगी होती है, पहला घर होता है उनका, उनके एतमाद में लिया गया आप लोगों को और आपके मुस्तकबिल के हवाले से कोई बात हुई हिदायत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिद भाई, मैं मशकूर हूँ आपका भी और तमाम मीडिया के दोस्तों का भी कि जब भी इस एयरलाइन पे शब खून मारने की कोशिश की गई है तो हमेशा आप दोस्तों ने साथ दिया और अल्लाह ताला के फजल से आज तक ये कायम दायम है। ये सिलसिला निगरान गवर्नमेंट से चला था, बल्कि निगरान से पहले अगर मैं कहूँ कि इमरान खान के दौर से चला था, जब एक मिनिस्टर ने असम्बली के फ्लोर पे एक गलत स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दी थी कि पालपा की दुश्मनी में उस वक़्त के एयर मार्शल अरशद साहब ने कि 262 बोगस डिग्रियाँ पायलट्स की, जिसमें से निकला कुछ भी नहीं था। टोटल 4 या 5 निकले जिसने एयरलाइन को डबो दिया तकरीबन उसी के मतलब है कि सिलसिला था कि अभी तक चलता रहा और उसी मिनिस्टर को दोबारा इसी मौजूदा गवर्नमेंट ने टिकट दे के MNA बनाने की दोबारा भी कोशिश की थी, लेकिन नाकाम हो गया।
तो बात यह है कि जहाँ तक इन चीज़ों का ताल्लुक है कि हमें इत्तेमाद में हमें तो इसलिए दूर रख रहे हैं कि चूंकि मैं इस वक्त CBA हूँ, स्टैक होल्डर हूँ। जिस तरीके से आज शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन जीत कर आके प्राइम मिनिस्टर बने हुए, तो इस तरीके से मैंने लीगल तरीके से NIRC से इलेक्शन लड़के मैं आया था, रेफरेंडम लड़ा था और मैं अगस्त तक मेरा पीरियड है। लेकिन इस वक्त तक इन्होंने किसी बंदे को अपने इत्तेमाद में नहीं लिया और बाला बाला सब कुछ कर रहे हैं। बदकिस्मत ये है कि अगर ये किसी से सौदा करते और बेचते फिर भी कोई बात बनती थी। ये तो बेचने की बजाय खरीद रहे हैं और अपनों में बंदर बांट कर रहे हैं। नहीं तो फिर क्या आप अगर आप CBM हैं, यानी आपको अगस्त तक यानी नुमाइंदा हैं, तो फिर आप इसको चैलेंज करेंगे? क्योंकि ये पार्लियामेंट से तो मंजूर नहीं हुआ, काबीना का फैसला एक कमेटी करने जा रही है, तो ये तो आपका राइट है ना, आईनी कानूनी हिदायत। मैं बिल्कुल सर कोर्ट में चैलेंज करने जा रहा हूँ। एक्ट 2016 में बड़ा क्लियर है कि पार्लियामेंट के बगैर इसको ये प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अक्टूबर से मौजूद नहीं था, इन्होंने कल इमरजेंसी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जिसमें इलीगल प्राइवेटाइजेशन कमीशन के सेक्रेटरी को भी शामिल कर दिया और उन लोगों को शामिल कर दिया कि जो डायरेक्ट प्राइवेटाइजेशन में इन्वॉल्व है। मतलब उनको बोर्ड का हिस्सा बनाने का मकसद तो ये कि अपने बंदर बांट करने जा रहे हैं। जिस तरीके से मैं अगर आपको आपकी इजाजत हो आपकी छोटी सी मिसाल दे दूं कि हमारे इस्लामाबाद में फ्लैट किचन था जो हम खुद चला रहे थे, तो 60 करोड़ रुपए में चला रहे थे और आज इन्होंने कुजीन को दे दिया 1 अरब 61 अरब करोड़ रुपए पे। मतलब है कि एक 3 गुना ये ऑफिशियल है और तकरीबन 180 पे जा चुका है। तो 1/3 ज्यादा पैसे लेके ये उनसे चलाना की कोशिश कर रहे हैं और अप्रैल में उनको हैंड ओवर कर रहे हैं। तो ये वो चीजें कि तबाही की तरफ अगर गई तो ये मैनेजमेंट लेकर गई। दूसरी बात, आज भी कल सुना कि 10 अरब रुपए इंजीनियरिंग को दे रहे हैं, उस मैनेजमेंट को दे रहे हैं कि जिस मैनेजमेंट ने उसको तबाह करके रख दिया। इस 4-5 साल के दौर में इस मैनेजमेंट ने इस एयरलाइन के जो हशर नशर कर दिया, उनकी मौजूदगी में अगर आप इसको मजीद पैसे देंगे तो एयरलाइन तो तबाह होती जाएगी और पैसे जो है ना पाकिस्तान के या आवाम के ज़ाया होंगे। मैं अगर हिदायत आपसे आखिरी सवाल ये करूं, हिदायत ये तो खैर आपने कहा कि आप चैलेंज करेंगे, अब देखते हैं इसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किस तरह देखता है। लेकिन अगर मैं आखिरी सवाल आपसे ये करूं कि जो आपकी पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर लीडर कायरा साहब ने पहले तो पीपल्स पार्टी का स्टैंड रहा कि प्राइवेटाइजेशन का मुखालफत करते रहिए, आपकी क़यादत मुखालफत करते रहिए, लेकिन अभी मैं पढ़ रहा था कि आपकी पार्टी के कायरा साहब ने कहा है कि हम PIA की निचकारी की मुखालफत नहीं करेंगे। हिदायत मुझे नहीं पता कि कैरा साहब ने स्टेटमेंट किस हिसाब से दिए, क्योंकि कल मेरे रज़ा रब्बानी साहब से बात हुई थी तो वो कह रहा था कि मैं चेयरमैन साहब से रब्ता कर रहा हूँ, चेयरमैन साहब आउट ऑफ कंट्री है और उससे रब्ता करके उसके बाद फाइनल कोई स्टेटमेंट दे सकता हूँ, उससे पहले नहीं दे सकता हूँ। और मेरे साथ जब मेरे बड़े साहब से मुलाकात हुई थी, मेरे कायद से आसिफ अली जरदारी साहब से, तो उसने मुझे कहा था कि आप परेशान न हो, इंशाअल्लाह ताला हम इसका रिवाइवल करेंगे, इसको प्राइवेट नहीं करेंगे। अगर पार्टनरशिप किसी के साथ करनी पड़ी तो वो है, लेकिन बंदर बांट इसका नहीं होगा। और इसी तरीके से मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने स्टेज पे कहा था कि जिस तरीके से आप लोग बंदर बांट करने जा रहे हैं ये न करें, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आप अगर उसकी रिकॉर्डिंग में मौजूद है तो मैं आपसे ये कहूँ कि आप फिर ये इसको अगर जो भी अब तक इन्होंने प्रैक्टिस की है, यानी काबीना ने जो एक कमेटी बनाई है, फिर मकाले बैंक अल-फलाह और यूनाइटेड बैंक के 2 डायरेक्टर्स लिए गए, पता नहीं कहते हैं 5 सरकारी 2 सरकारी, यानी इसमें कोई यूनियन का नुमाइंदा नहीं जो लाजमी तौर पर होना चाहिए, कोई इलेक्टेड अपोजिशन का या किसी और जमात का भी कोई इसमें नहीं है। और जितना मैंने कहा ना, इतना ह्यूज इदारा, तो ये पूरा अमल गैर कानूनी ही है ना हिदायत? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और ये बिल्कुल गैर कानूनी इसलिए कि 2016 में बड़ा क्लियर है कि जब तक ये बोर्ड की रिकमेंडेशन ना हो तो उस वक्त तक आप कुछ नहीं कर सकते। और अक्टूबर से लेकर आज तक बोर्ड मौजूद नहीं था। परसों इमरजेंसी में जो बोर्ड अनाउंस किया है वो भी इलीगल है। और तीसरी बात यह है कि जब तक ये पार्लियामेंट में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि ये एक सूबे का या किसी एक जाती मलकियत किसी के नहीं है, ये पब्लिक एसेट्स हैं और पब्लिक एसेट्स के लिए इनको वहां जाना पड़ेगा। पार्लियामेंट से इजाजत लेने के बाद ये कैबिनेट में जा सकते, उससे पहले जो गए हुए ये बिल्कुल इलीगल है। सर शुक्रिया हिदायतुल्लाह। PIA की नुमाइंदा यानी CBM यूनियन के प्रेसिडेंट का कहना था कि ये पूरा अमल गैर कानूनी है और पार्लियामेंट के इजाज़त के बाद किसी तौर पर भी
PIA की निजकारी नहीं की जा सकती। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।